नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इस शो में हम आपको बताते हैं दुनिया के हर उस हलचल के बारे में जिसका इंपैक्ट सीधे सीधे हम पर होता है। बताते हैं क्या कुछ जरूरी है आपके लिए पूरी दुनिया के लिहाज से जानना। वर्ल्ड नाउ में आज जो खबरें हम आपके सामने रखने वाले हैं, सबसे पहले उसकी झलक देख लेते हैं। आज बात करेंगे ईरान के उस कदम की जिससे अमेरिका में खलबली मची है। कहते हैं अजीब जुल्म है, खामोश है हम, अब बारी जवाब की है और तैयार है हम। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि उसने अब खामोशी का दामन छोड़ दिया है और समंदर में आग लगाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी जहाजों में लग रही आग क्या महज शॉर्ट सर्किट है या फिर ईरान के एक बहुत बड़े हमले का हिस्सा? एक बहुत बड़ा अमेरिकी वॉरशिप आज समंदर के बीचों बीच धू धू करके जल गया। यूएसएस हिंगिस पर हुए ताजा हमले ने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है, लेकिन असली खौफ मिसाइल का नहीं है बल्कि उस सीक्रेट हथियार का है जिसकी चर्चा ईरान के नेवी कमांडर ने कर दी है। दावा है कि ईरान के पास एक ऐसा अदृश्य हथियार है जिसे देखकर दुश्मनों के नेताओं को हार्ट अटैक आ जाएगा, जो दिखता नहीं है लेकिन हमला सटीक होता है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ये हूट, जिसे सुपर टॉर्पीडो भी कहते हैं, समंदर का वो कातिल है जो पानी के नीचे 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी वार करता है। एक तरफ अमेरिका के डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल की दहाड़ है, दूसरी तरफ ईरान का यह अदृश्य टॉर्पीडो जो पलक झपकते ही किसी भी युद्धपोत को जल समाधि दे सकता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो ना ही परमाणु प्रोग्राम रोकेगा और ना ही होर्मुज पर अपने कंट्रोल को खत्म करेगा और ना ही अमेरिकी नाकेबंदी को बर्दाश्त करेगा। सवाल यह है, ट्रंप की सटीक हमले की रणनीति काम आएगी या फिर ईरान का इस सुपर हथियार मिडिल ईस्ट की पूरी बिसात को पलट देगा? क्योंकि आपको याद होगा, हमने आपको बताया था इसी शो के दरमियान कि यूएस ने अपनी सैन्य तैनाती कम करनी शुरू कर दी है और ईरान के हमले भी शुरू हो चुके हैं। बताएंगे इस खबर को विस्तार से, जानेंगे मिडिल ईस्ट की इस हलचल के बारे में। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताएंगे अमेरिका की उस प्लानिंग के बारे में जो ईरान को लेकर बनाया गया है। मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदें बारूद के धुएं में उड़ती दिख रही है। वर्ल्ड नाउ में हमने आपको बताया था कि अमेरिकी प्रेसिडेंट को 1 तारीख को यह ब्रीफ किया जाएगा कि अगली रणनीति ईरान को लेकर अमेरिकी सेना की क्या है। यानी वर्ल्ड नाउ की इस खबर पर मुहर लग चुकी है, जिसमें हम आपको इस ब्रीफिंग से पहले बता चुके थे कि डोनाल्ड ट्रंप शांति के रास्ते पर नहीं बल्कि एक सटीक और घातक हमले की तैयारी कर रहे हैं और इसके बाद वो अपनी जीत का ऐलान करेंगे। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने ब्रीफिंग दी, जिस ब्रीफिंग में इंडिया डेली की खबर पर मुहर लगी। ब्रीफिंग में साफ कर दिया गया कि अमेरिका ईरान के सैन्य ढांचे और होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा करने के लिए शॉर्ट एंड शार्प स्ट्राइक की योजना बना रहा है। शॉर्ट और लीथल स्ट्राइक की योजना बना रहा है। और याद कीजिए, इस ब्रीफिंग से पहले हमने आपको इसी शो में बताया था कि अमेरिका शॉर्ट लेकिन बहुत लीथल हमले की प्लानिंग कर रहा है। और वही ब्रीफिंग ब्रैड कूपर के द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है। इसलिए अगर ईरान अमेरिका जंग को लेकर, रूस यूक्रेन वॉर को लेकर, दुनिया की किसी भी हलचल को लेकर चाहिए सबसे सटीक खबर, तो रोज हमारे साथ वर्ल्ड नाउ जरूर देखिए। इस बीच खबर यह भी है कि अमेरिका पहली बार अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को जंग मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है, जो 3500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों के ठिकानों को पलक झपकते निशाना बना सकती है। एक तरफ ट्रंप का दावा, दूसरी तरफ ब्रैड कूपर की ब्रीफिंग और तीसरी तरफ हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल की बात। वहीं इजराइल में हथियारों की एक बहुत विशाल खेप पहुंचाई गई है, जिसमें 6500 टन बारूद है। तो क्या अमेरिका इजराइल मिलकर सरप्राइज अटैक की तैयारी कर रहे हैं? उधर ईरान भी शांत नहीं है। रूस और चीन की मदद से उसकी जंगी तैयारी और हूट जैसे सीक्रेट हथियारों का खौफ अमेरिका की राह को होर्मुज में मुश्किल बना रहा है। जानेंगे इस कहानी के केंद्र में क्या है और क्या ब्रीफिंग दी गई है और अगला कदम क्या हो सकता है अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप क्या स्टेप ले सकते हैं। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के सनकपन के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप की जुबान और उनके बयान दोनों पर कोई लगाम नहीं। अगर आज की तारीख में दुनिया के सबसे ताकतवर और विवादित नेता की बात की जाए तो उसमें सिर्फ एक नाम शुमार होता है, डोनाल्ड ट्रंप।
ट्रंप सिर्फ फैसले नहीं लेते बल्कि अपने शब्दों से वैश्विक नेताओं को जलील भी करते हैं और कायदे से जलील करने का हुनर भी रखते हैं। लेकिन कहते हैं कई बार आसमान में अगर आप पत्थर मारते हैं तो वो पत्थर वापस आपकी तरफ लौटता है। ट्रंप का बड़बोलापन इस बार इंटरनेशनल सुर्खियों में आ गया, हेडलाइंस में आ गया। उनका अंदाज इस बार उन्हीं को भारी पड़ गया। इससे पहले भी व्हाइट हाउस के गलियारों से लेकर दावोस के मंच तक ट्रंप ने जेलेंस्की को सेल्समैन बताया। मैक्रो के निजी जीवन पर कटाक्ष करने से नहीं चुके। 2026 की ही बात है जब उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की चापलूसी का मजाक उड़ाया। ट्रंप का सीधा तर्क है, यूरोप हो या खाड़ी देश, सब अमेरिका के दम पर सुरक्षित हैं। दावोस में तो यहां तक कह दिया कि अगर अमेरिका ना होता तो पूरा यूरोप जर्मन बोल रहा होता। लेकिन इस बार वो हत्थे चढ़े किंग चार्ल्स के। किंग चार्ल्स ने इस पर पलटवार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर बोला और जो जवाब दिया उससे ट्रंप की बोलती बंद हो गई। किंग चार्ल्स ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर ब्रिटिश नहीं होते तो अमेरिकी आज फ्रेंच बोल रहे होते। तो इसके इतिहास में क्या है? और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा देखने के लायक था। मैं आपको दिखाऊंगा वो तस्वीर। ये जो बयान आप देख रहे हैं ये उसी समय की है। ट्रंप का रिएक्शन बड़ा कमाल का था जब किंग चार्ल्स ने कहा कि ब्रिटिश नहीं होते तो अमेरिकी आज फ्रेंच बोल रहे होते। और इतिहास में भी झांकेंगे कि ऐसा किस बिना पर कहा गया है, इसके पीछे की कहानी क्या है। किंग चार्ल्स के इस बयान के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का चेहरा देखने लायक था। ट्रंप का बुली वाला अंदाज आज उन्हीं पर भारी पड़ गया। तो वीडियो और वीडियो के फ्लैशबैक की कहानी दोनों आपको सामने रखेंगे। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत ट्रेंडिंग है, शायद आप तक पहुंचा होगा। नहीं पहुंचा है तो मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। बहुत मशहूर लाइन है, अजीब जुल्म है, खामोश है हम, अब बारी जवाब की है और तैयार हैं हम। ईरान ने साफ कह दिया जवाब देने का वक्त आ गया है। ईरान का एक अदृश्य हथियार दुनिया में इस वक्त बहुत चर्चा में है, जिसने वॉशिंगटन की नींव हिलाकर रख दी है। पेंटागन में रक्षा अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा कि ईरान के इस अदृश्य हथियार का जवाब क्या दें। खबर है कि यूएसएस हिंगिस नाम के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर हमला हुआ है। जल्दी से आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये है वो तस्वीर जिसे एआई द्वारा जनरेट किया गया है। हमने इसे जनरेट किया है, इसको विजुलाइज करवाया है। यूएसएस हिंगिस को यहां पर रिप्रेजेंट करता हुआ ये जहाज, और उस पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है। बीच समंदर में जहाज धू धू करके जलता हुआ नजर आया। ये एक प्रतीकात्मक तस्वीर है, लेकिन हालात इससे जुदा नहीं है। तो आखिर यूएसएस हिंगिस पर इतना बड़ा अटैक कैसे हो गया? ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हिंगिस की तस्वीर है। और ये एक वॉरशिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, एक वॉरशिप है जिस पर हमला हुआ है और जहाज मिडिल ईस्ट में धू धू करके चल रहा है। अब अमेरिका यह कह रहा है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर आग की जो घटना हुई थी वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई थी। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। और कहा यह जा रहा है कि इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन यह बात पूरी तरीके से क्लियर है कि ईरान जंग के बीच हर दिन अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका को झटके पे झटके लग रहे हैं और अब उसके तीसरे जहाज में आग लगने की घटना हुई है। यूएसएस हिंगिस नाम के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर, वॉरशिप पर हमला हुआ और हमले के बाद इस जहाज में आग लगने की तस्वीर सामने आई। आग की वजह से जहाज का इलेक्ट्रिकल और इंजन सिस्टम बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और कहा यह भी जा रहा है कि अब यह ऑपरेशनल नहीं है। और इससे पहले भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर कई आग की घटनाएं हुई थी। यूएसएस हिंगिस जो है वो इंडो पैसिफिक कमांड में तैनात है और ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी अधिकारियों ने जवाब दिया है कि यूएसएस हिंगिस पर अचानक आग लगी, जिससे जहाज की बिजली और इंजन सिस्टम को काफी नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि राहत की बात यह रही है कि आग एक ही उपकरण तक सीमित रही और समय रहते उसे कंट्रोल कर लिया गया। पेंटागन ने बताया कि एक इलेक्ट्रिकल फायर थी जिसे बुझा लिया गया है। लेकिन अमेरिका के झूठ की कहानी आप जानते हैं। इन दिनों अमेरिका में जितना ज्यादा झूठ बोला जा रहा है वहां के प्रशासन की तरफ से, शायद अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं बोला गया।
चाहे वो सैनिकों के मारे जाने की बात हो, उसके दावे हो, चाहे वो ईरान में गर्ल्स स्कूल पर हमले के दावे हो, हर तरफ झूठ है और इसकी वजह से अमेरिका के अंदर भी टकराव बढ़ रहा है। अमेरिकी नौसेना कह रही है एक इलेक्ट्रिकल कैजुअलिटी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अंदर की कहानी क्या है। यह कोई बड़ा हादसा नहीं है, शॉर्ट सर्किट नहीं है, यह ईरान का अदृश्य हथियार है जो इन जहाजों तक पहुंच रहा है। लेकिन अगर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की वॉरशिप्स को इस तरह से सरेआम निशाना बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है अमेरिका इसे कबूल नहीं करेगा, क्योंकि इसे कबूल करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, अपनी साख को मिट्टी में मिलाने जैसा है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की जिद की वजह से ओमान की खाड़ी में आज भी अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड लगा हुआ है। कहते हैं अमेरिकी शिप में आग लगने की घटना संयोग है, लेकिन इसके पीछे ईरान का बहुत बड़ा हाथ है। और जब से ईरान के साथ लड़ाई शुरू हुई है तब से ये घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या इससे पहले ये जहाज समंदर में नहीं थे? और अगर थे तो इन पर आग क्यों नहीं लगती थी? अब अचानक आग क्यों लग रही? क्या इस बात का जवाब कोई दे सकता है? कई अमेरिकी जहाजों में आग लगने की घटना सामने आ चुकी है। सबसे पहले तो इब्राहिम लिंकन पर IRGC ने दावा किया था कि उसने हमला किया, हालांकि अमेरिका ने कहा था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। USS जेराल्ड आर फोर्ड में आग लगी, अमेरिका ने कहा शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और जेराल्ड आर फोर्ड को वहां से वापस बुला लिया गया है। यह खबर मैंने आपको कल ही बताई थी। फिर बहरीन के पास खड़े अमेरिकी शिप में आग लगने की घटना सामने आई, अमेरिका ने कहा शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। अब USS हिंगिस पर आग लगने की घटना सामने आई, फिर अमेरिका ने कहा शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। तो ऐसी कौन सी वायरिंग लेकर ये जहाज घूम रहे हैं जो उच्चतम तकनीक के माने जाते हैं, तकनीक के मामले में जिनका कोई सानी नहीं है, जो न्यूक्लियर पावर्ड शिप्स हैं, उनके अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाना और एक साथ बैक टू बैक 4-5 जहाजों पर हो जाना सोचने वाली बात है कि अमेरिकी शिप में ही शॉर्ट सर्किट क्यों हो रहा है। नहीं, अंदर की खबर मैं आपको बताता हूं। ईरान दो चीजें कर रहा है, स्पष्ट जानकारी हासिल नहीं हो पाई है कि हो क्या रहा है। कहते हैं ईरान अपने हैकर्स का इस्तेमाल कर रहा है और कई चीजों में बिजली उपकरणों को निशाना बना रहा है और उसकी वजह से आग की घटनाएं हो रही हैं। यानी एक और अंदर ही अंदर साइबर वॉर चल रहा है, जिसमें हाल में ईरान ने अमेरिकी शिप के मरीन कमांडो की जानकारी लीक कर दी। दूसरी ओर ईरान फुल फायर में है, ईरान जंगी तैयारी में। कहते हैं ईरान अमेरिका के साथ आर पार की लड़ाई चाहता है, हमेशा के लिए इस विवाद को खत्म कर देने वाली लड़ाई, और अंदर खाने इसकी तैयारी खूब चल रही है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। ईरान ने तेहरान में अराश में ड्रोन की नुमाइश की है और यह बताने की कोशिश की है कि ईरान जंग को लेकर तैयार है और आगे जंग होने की उम्मीद है, और ईरान ने इसके लिए अपनी तैयारी कभी भी नहीं रोकी। यह है वो ईरान का ड्रोन शाहिद 136 इसका नाम बताया जा रहा है, जिसकी नुमाइश करवाई गई। और इस दरमियान जब से अमेरिका के साथ सीजफायर है तब से ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर शाहिद ड्रोन से लेकर उन हथियारों की नुमाइश कर रहा है जिसने इस जंग में अमेरिका को नाको चने चबवाए हैं। ईरान ने साफ कह दिया है जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड नहीं हटेगा। पूर्व विदेश मंत्री मुत्ताकी ने कहा है कि नौसैनिक नाकेबंदी का मतलब युद्ध की घोषणा है। हमारे लड़ाकू विमान कल या अगले हफ्ते ही कार्रवाई कर सकते हैं। सब्र का पैमाना छलक रहा है। ईरान जंग को लेकर आतुर नजर आ रहा है। उधर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अमेरिकी नाकेबंदी हटाने के लिए ईरान भी हमले की प्लानिंग कर रहा है। क्या है ईरान पर हमले की प्लानिंग, बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बयान सुनवाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि जो नेवल ब्लॉकेड है अमेरिका का, उसकी वजह से पूरी दुनिया को कैसे नुकसान हो रहा है और इंक्लूडिंग भारत को कैसे नुकसान हो रहा है। हमारे जहाज ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोस क्रॉस कर लिया, लेकिन ये देखो बाहर निकल के यूएस नेवी ने हमको रोक दिया। गाइस देख रहे हो, हमारा जहाज यहाँ पे रुक गया है, अभी ड्रिफ्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो ढेर सारे जहाज रोक लिए गए हैं। गाइस देख रहे हो, इनको परमिशन नहीं मिली है। जैसा कि आप सबको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस के अंदर ईरान का पूरा कंट्रोल है और बाहर में यूएस नेवी ने कब्जा करके रखा है। ये देखो छोटा सा नेवी का बोट दिख रहा होगा, ये देखो नेवी का जहाज है गाइस, और इतने सारे जहाज को यहाँ पे रोक के रखा है गाइस। परमिशन नहीं मिली तो हमारा जहाज अभी स्ट्रेट ऑफ हार्मोस के बाहर आ गया है। वहाँ पे यूएस नेवी ने हमको परमिशन नहीं दिया तो हमारा जहाज बाहर अभी ड्रिफ्ट कर रहा है।
ड्रिफ्ट मतलब एंकर नहीं डाला, जहाज ऐसे ही बंद करके, इंजन बंद करके ड्रिफ्ट कर रहा है धीरे धीरे गाइस। तो पता नहीं देखो कब परमिशन मिलता है यार। ये यूएस वालों का भी अलग भौकाल चल रहा है, झूठ मूठ का यहाँ पे कंट्रोल लगा के रखा हुआ गाइस। तो यार स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से बाहर आ गए, अभी यहाँ पे यूएस वालों ने रोक लिया। तो जहाज की जो सेलर्स हैं वो परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका वालों का भी गजब है, बिना बेवजह बिना मतलब का ब्लॉकेड लगा कर रखा हुआ है, जबकि हुर्मुज खुला हुआ है। हुर्मुज से जहाजें निकल रही हैं। इसे तानाशाही, दादागिरी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? और क्यों पूरी दुनिया अमेरिकी नाकेबंदी हटाने को लेकर एकजुट नहीं हो रही है, आवाज नहीं उठा रही है? ईरान तो अपने सब्र के बांध के टूटने की बात कर रहा है। अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड को लेकर ईरान ने कहा है कि हमारे लड़ाकू विमान कल या 1-2 दिन में हवाई हमले शुरू कर देंगे, क्योंकि सब्र बहुत हो चुका। ईरान अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड से परेशान हो चुका है और अमेरिका से जंग लड़ने के दो हाथ करने के मूड में है। ईरान चाहता है कि किसी भी हाल में हुर्मुज खुलना चाहिए। अमेरिकी घेरेबंदी पर ईरान सैन्य कार्रवाई कर सकता है। आइए देखते हैं क्या है प्लानिंग। अगर इस प्लानिंग को देखा जाए तो ये जो ब्लॉकेड है, अमेरिकी ब्लॉकेड जिसको घेरेबंदी लिखा हुआ है यहां पर, उस पर कार्रवाई करने की प्लानिंग कर रहा है ईरान। आईआरजीसी उस ब्लॉकेड पर अटैक करेगा जिसको अमेरिका ने तैयार किया है। अमेरिका पर हमले की तैयारी में ईरान पूरी तरीके से जुट गया है और ड्रोन और मिसाइल और हवाई हमले भी हो सकते हैं। दुनिया की कोई भी लड़ाई कभी भी जोश के साथ नहीं लड़ी जाती। जोश के साथ होश बहुत जरूरी है और यही बात ईरान ने साबित की है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप जोश तो बहुत दिखा रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने होश में फैसला लिया होता तो शायद एक तो ये युद्ध शुरू ना हुई होती, और दूसरी बात अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ होता। ईरान से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प और रणनीतिक खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने देश भर में नकली यानी कि इन्फ्लेटेबल रॉकेट लॉन्चर्स तैयार किए हैं। इन लॉन्चर्स को आम नागरिक बनकर जानबूझकर मोसाद से जुड़े माने जाने वाले चैनल ईरान इंटरनेशनल तक लीक किया गया है। यानी दुश्मन को गलत जानकारी देकर चक्रव्यूह में फंसाने की तैयारी भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि नकली लॉन्चर्स को असली समझकर कई एयर स्ट्राइक और मिसाइल हमले किए गए, जिससे असली ठिकाने बच गए और हमले बेकार चले गए। हालांकि ऐसे दावों को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा काफी है। इन मामलों में कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ हथियार नहीं बल्कि धोखा, भ्रम, इंफॉर्मेशन वॉर भी बहुत बड़ा हथियार है। लड़ाई सिर्फ मिसाइलों से नहीं, ताकत से नहीं लड़ी जाती है। जोश और होश का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, अगर लड़ाई ताकत से लड़ी जाती तो इजराइल, अमेरिका और ईरान के इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका आज जीत की दहलीज पर होते, जीत के मंच पर होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खबर है कि सीजफायर के बीच ईरान को जंग के लिए अगली खेप भी मिल चुकी है। रूस और चीन जंग के लिए अगली खेप पहुंचा रहे हैं। आपको याद होगा, वर्ल्ड नाउ में हमने आपको बताया था कि चीन के 4 कार्गो प्लेन ईरान पहुंचे हैं, वो भी ट्रांसपॉन्डर को बंद करके। कहते हैं 4 शिप्स में मिसाइल और कई अन्य हथियारें भी थी, जिससे ईरान को आज की तारीख में अमेरिका के खिलाफ मजबूती मिलती है। उधर खबर है कि रूस भी कैस्पियन सागर की मदद से ईरान को अगली खेप पहुंचा रहा है। ईरान जंग में अब पुतिन की भी एंट्री हो चुकी है। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है 90 मिनट तक, और खबर यह भी है कि पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि इस युद्ध को तत्काल खत्म होना चाहिए, दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और ईरान अकेले नहीं है। आप याद कीजिए, अरागची से मुलाकात के बाद पुतिन का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, और ये बात पुतिन ने फोन करके डोनाल्ड ट्रंप को बता दी है कि ईरान अकेला नहीं है। जंग को फौरन खत्म करना बहुत जरूरी है। तो पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच क्या बातचीत हुई है, इस पर भी जल्दी से नजर डालते हैं। 90 मिनट की बातचीत हुई है। पुतिन ने क्या समझाया है? खबर यह है कि 90 मिनट के बाद पुतिन ने कहा कि ईरान से समझौता करना आज की तारीख में ठीक है, और यही बात पुतिन ने अब्बास अरागची को भी कही थी कि डील कर लेना जरूरी है। राष्ट्रपति ट्रंप को पुतिन ने कहा कि जंग में टिके रहने से अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा, और अगर हारे तो साख का मिट्टी में मिलना तय है।
मिडिल ईस्ट के देश फिर कभी साथ नहीं आएंगे। कहते हैं जंग में पुतिन ने ट्रंप को बहुत कड़े शब्दों में समझाया है, लेकिन ईरानी जंग रुका तो पुतिन का फायदा क्या होगा, यह भी आपको बताते हैं। स्क्रीन पर ग्राफिक्स देखते हैं। जंग रुकने से पुतिन का दबदबा बढ़ जाएगा और कद भी बढ़ जाएगा पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग यूरोप और अमेरिका। वैसे पुतिन हिंदुस्तान में ऑलरेडी लोकप्रिय हैं, चीन में भी लोकप्रिय हैं, ईरान में भी लोकप्रिय हैं, एशिया में लोकप्रिय हैं। अमेरिका और रूस फिर से करीब हो जाएंगे। आज की तारीख में पुतिन और ट्रंप की जुगलबंदी काफी है। यूक्रेनी जंग पर भी इसके बाद रोक लगने की संभावना है। मिडिल ईस्ट में रूस का दबदबा होगा, ईरान को होने वाले नुकसान से बचा लेंगे। और ईरान और रूस दोनों देश रणनीतिक पार्टनर भी हैं बहुत पहले से। जहां रूस अमेरिका ईरान में शांति के लिए रास्ता बना रहा है, तो उधर अमेरिका रूस पर ही आरोप लगा रहा है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने ट्रंप को बताया कि ईरान की रूस मदद कर रहा है और इसी वजह से ईरान का मनोबल हाई है। कहते हैं जब से पुतिन जंग में एंट्री ले चुके हैं और तभी से शांति की राह तलाशी जा रही है, लेकिन इसकी वजह से ट्रंप के हाथ पांव खुले हुए हैं, क्योंकि रूस भी बड़ी शक्ति है और ईरान का रणनीतिक पार्टनर है। और अगर वो जंग में आ गए तो फिर ये वर्ल्ड वॉर का सीन भी बन सकता है। कहते हैं रूस के कहने की वजह से ही अमेरिका इस जंग से निकलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो शांति की जगह अपनी शर्तों के साथ निकलना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट के देश उस पर ट्रस्ट करें और पहले वाली व्यवस्था बनी रहे, लेकिन अब शायद ऐसा ना हो, क्योंकि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश ट्रंप और अमेरिका का साथ छोड़ने का निर्णय भी ले चुके हैं, क्योंकि सभी ने कहा कि ट्रंप न तो अपनी सुरक्षा कर पा रहे हैं और न ही वो विश्व की सुरक्षा कर पाए। इधर अमेरिका को लेकर ईरान का आक्रामक रुख लगातार बना हुआ है, जिसमें खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए प्रॉक्सी समूहों जैसे कि हिजबुल्लाह, हूती का इस्तेमाल, परमाणु कार्यक्रम को तेज करना और होर्मुज के आसपास सैन्य तैनाती बढ़ाने की बात है। खबरों के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को मिसाइल और ड्रोन हमले की धमकी दी है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगा और ना ही परमाणु मामले में कोई समझौता होगा, क्योंकि ये उसकी सुरक्षा की गारंटी और राष्ट्रीय संपत्ति है। वहीं ईरानी नेतृत्व ने परमाणु और मिसाइल ताकत को अपनी रक्षा के लिए जरूरी बताया, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है। तो क्या कहा ईरान ने? ईरान ने अमेरिका को दो टूक मैसेज भिजवा दिया है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा, युद्ध करना पड़े तभी यूरेनियम एनरिचमेंट का काम नहीं रोकेगा। मोस्तफा ने क्लियर कर दिया है ये ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता करने से साफ इनकार कर दिया है और किसी भी तरह के समझौते को खारिज कर दिया है। ईरान ने कहा अमेरिका खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है तो दूसरों को सुरक्षा कैसे दे सकता है। मिडिल ईस्ट को सुरक्षा देने का दावा, साउथ चाइना सी में जापान, साउथ कोरिया, ताइवान को सुरक्षा देने का दावा सब खोखला है। जाहिर है ईरान न्यूक्लियर पर बात नहीं करना चाहता, वो चाहता है सिर्फ होर्मुज पर बातचीत हो। लेकिन यह समझने की जरूरत है कि ट्रंप कहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया जाएगा। पीट हेगसेथ कहते हैं कि हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का रोक दिया है, लेकिन फिर भी अमेरिका न्यूक्लियर पर बातचीत के लिए अड़ा हुआ है। तो क्या रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि पिछले साल भी ट्रंप प्रशासन ने यही कहा था। अब अमेरिका और ईरान की ओर से जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक दोनों तरफ से जंग के लिए कमर कसी जा रही है और ईरान ने इजराइल पर एक बहुत बड़े हमले की धमकी दे दी है। ईरानी नेवी के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ने कहा है कि यह हथियार दुश्मनों के करीब है और इसका इतना डर है कि उनके नेताओं को हार्ट अटैक आ सकता है। ईरान के इस धमकी के बाद इस बात की चर्चा है कि आखिर तेहरान में बैठे सैन्य कमांडर कौन सा नया हथियार निकालने की तैयारी में है। एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान का यह नया सीक्रेट हथियार हूट सुपर टॉर्पीडो हो सकता है, जो किसी भी युद्धपोत को पलक झपकते ही डुबो देगा। तो क्या ये जो जहाज पर हमले हो रहे हैं इसी सीक्रेट हथियार के जरिए हो रहे हैं, जिसका नाम हूट टॉर्पीडो है? अगर कहा जाए तो यह हथियार एक अदृश्य हथियार की तरह काम करता है। यह समंदर में बहुत भयंकर तबाही मचाता है, जंगी जहाजों को टुकड़ों में बांट देने की ताकत रखता है। ईरान ने इसका परीक्षण 2006 में किया था। समंदर में इसे गुप्त शिकारी के तौर पर जाना जाता है। ईरान ने करीब 20 साल पहले हूट का टेस्ट किया था।
फारसी भाषा में, पर्शियन भाषा में हूट का मतलब मछली होता है। व्हेल जैसे समुद्र की सबसे बड़ी मछली है, इसी तरह से हूट नाम से बताने की कोशिश की गई कि यह समुद्र का सबसे घातक हथियार है। इसके सामने दुश्मन का टिक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कई ईरानी एक्सपर्ट यहां तक दावा करते हैं कि यह दुनिया के सबसे तेज पानी के नीचे चलने वाले हथियारों में से एक है। रूस के बाद ईरान दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जिसके पास सुपर कैविटेटिंग टॉर्पीडो मौजूद है। रूस का अपना संस्करण VA-111 शक्वाल है, जिसे 1990 के दशक में सेना में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद ईरान के हूट को 2006 में टेस्ट किया गया। हालांकि इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसे टॉर्पीडो नहीं, इसे सुपर टॉर्पीडो कहते हैं। पारंपरिक टॉर्पीडो पानी के नीचे चलने वाली गाइडेड मिसाइल की तरह होते हैं। इनकी गति मैक्सिमम 100 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से हो सकती है, लेकिन ईरान का दावा है कि इसका सुपर टॉर्पीडो हूट पानी के नीचे 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इसलिए दुश्मनों की नजर में नहीं आता, यह अदृश्य हो जाता है और इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस टॉर्पीडो की रफ्तार को लेकर दावा सच है तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पानी के नीचे गति में रुकावट डालने का शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। पानी के नीचे छोड़े गए हथियार अपनी गति खो देते हैं, क्योंकि पानी हवा के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा सघन होता है। तो ईरान के इस अदृश्य हथियार ने अमेरिकी शिप्स के होश उड़ा दिए और अमेरिकी शिप्स पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका ने यहां से शिप्स की वापसी कराने का फैसला किया है और ईरान से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने का भी फैसला किया है। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अमेरिका ईरान के बीच तनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने अमेरिका को नया प्रस्ताव भेजा है, यह है जानकारी, और पाकिस्तान के जरिए यह नया प्रस्ताव जो है वो भेजा गया है। इस वक्त लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के जरिए नया प्रस्ताव भेजा है और बहुत हद तक मुमकिन है कि इस बार बातचीत हो जाए, डील हो जाए और कुछ घंटों में आपको गुड न्यूज मिल जाए। लेकिन अगर डील नहीं हुई तो क्या होगा? अगर डील नहीं हुई दोनों देशों के बीच में तो क्या होगा? सीजफायर टूट सकता है। ट्रंप प्रशासन ईरान पर सैन्य कार्रवाई की योजना बना चुका है। ऐसा हमला जो सटीक होगा, घातक होगा, लेकिन फाइनल होगा और अमेरिका अपनी ताकत दिखाने के बाद अपनी विक्ट्री की घोषणा करेगा। स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, यह खबर मैंने आपको कल ही दे दी थी। वर्ल्ड नाउ में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अमेरिका यहां से किस रास्ते पर जा रहा है। अमेरिका कोई शांति नहीं चाहता, बल्कि वो खुद हमले की तैयारी कर रहा है और बहुत लीथल अटैक की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद वो अपने आप को विजेता कह सके। और निशाने पर ईरान के बची खुची लीडरशिप है और IRGC के कई कमांडर्स हैं। जब यह काम पूरा हो जाएगा, मिडिल ईस्ट से अमेरिका बोरिया बिस्तर समेट लेगा और अपनी नेवी को वहां से निकाल लाएगा। चलिए आपको AI वीडियो के जरिए बताते हैं कि किस तरह से ट्रंप को हमले के लिए विकल्प दिया गया है। यह है वो मीटिंग की तस्वीर, एक सांकेतिक तस्वीर है जिसमें बताया गया है कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ब्रैड कूपर को आप देख रहे हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को बता रहे हैं कि हमारे पास क्या विकल्प है, होर्मुज में कहां कहां पर ऑप्शंस हैं, कहां कहां दिक्कतें हैं, कहां चैलेंजेस हैं और ईरान को कहां चोट करने पर फाइनल असॉल्ट किया जा सकता है, मतलब फाइनल एक अटैक करके फिर हम जीत की घोषणा कर सकते हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए जो हमने AI से जनरेट किया है। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को सेंटकॉम के अधिकारी ब्रैड कूपर ने हमले की पूरी रणनीति बनाई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति को ब्रीफिंग से पहले, वो तस्वीर लगाकर रखिएगा पीसीआर, थैंक यू। अमेरिकी राष्ट्रपति को ब्रीफिंग से पहले कल ही वर्ल्ड नाउ में हमने आपको यह खबर दे दी थी कि ब्रैड कूपर हमले की रणनीति बना रहे हैं, जिसमें शॉर्ट और स्विफ्ट हमला करने की रणनीति है, जिसमें छोटे और शक्तिशाली हमले होंगे और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना जाएगा। इंडिया डेली की वर्ल्ड नाउ की इस खबर पर मुहर लग गई है जब ब्रैड कूपर ने यही प्लान ट्रंप के सामने पेश किया है। तो क्या फिर से जंग का मैदान सुलगने वाला है, या अमेरिका एक इज्जत भरी एग्जिट ढूंढ रहा है? सीजफायर के दौरान यूएस ईरान के बीच डील नहीं हुई है, ना अमेरिका अपनी शर्तों से पीछे हट रहा है और ना ही ईरान मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग की आशंका बढ़ गई है। सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर ने हमले की रणनीति बनाई, ब्रीफिंग में हमले की प्लानिंग का खुलासा किया। होर्मुज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिकी हमले संभव हैं। यूएस ईरान के बीच 8 अप्रैल को सीजफायर हुआ था, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन एक बार फिर से हमलों को लेकर तैयारी कर रहा है। ट्रंप एंड टीम को ऐसा लगता है कि भीषण हमलों के बाद ईरान फिर न्यूक्लियर मुद्दे पर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए बातचीत की टेबल पर आएगा। इस ब्रीफिंग में ट्रंप के साथ एक और प्लान शेयर किए जाने की उम्मीद है। वो होर्मुज स्ट्रेट के एक हिस्से पर कब्जा करके उसे कमर्शियल शिपिंग के लिए फिर से खोलने पर फोकस किया जाए। यानी कि अमेरिकी हमले की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। ट्रंप के फाइनल ऑर्डर का इंतजार है। अमेरिका की चाह है कि अगर ईरान बातचीत की टेबल पर आए तो ठीक है, नहीं तो हमला जरूरी है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें दावा किया गया कि मिडिल ईस्ट में हाइपरसोनिक मिसाइलें भी उतारी जा सकती हैं। सेंटकॉम ने यह मिसाइल डिमांड की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि सेंटकॉम ने, सेंट्रल कमांड ने हाइपरसोनिक मिसाइलें मांगी है अमेरिकी सरकार से। हमले के लिए डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल की मांग की है। यूएस हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल की तैयारी में है। ईरान में इस्तेमाल के लिए मिसाइलें मांगी गई हैं और माना यह जा रहा है कि ट्रंप ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। अगर ये मंजूरी मिल चुकी है तो पहली बार होगा जब अमेरिका अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करेगा, जो तय समय से बहुत पीछे चल रही है और अभी तक पूरी तरह से ऑपरेशन इसे और जो घोषणा है उसकी नहीं हुई है कि यह मिसाइल ऑपरेशनल है, जबकि रूस और चीन ने अपने अपने वर्जन तैनात किए हुए हैं। कहते हैं जंग में अमेरिका पहली बार ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करना चाहता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ संभावित हमला करने के विकल्पों की जानकारी दी। मैंने आपको वर्ल्ड नाउ में कल ही बता दिया था कि कूपर जंग को लेकर ट्रंप को ब्रीफ करेंगे और हमले की रणनीति बताएंगे और ट्रंप इस पर मुहर लगा देंगे। और फॉक्स न्यूज ने इस खबर की पुष्टि की। एडमिरल ब्रैड कूपर ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ट्रंप के साथ बैठक की। इसमें 2 विकल्प पेश किए गए। इसमें बताया गया कि अगर ट्रंप दोबारा हमले का फैसला लेते हैं तो एक बहुत ताकतवर हमला किया जाएगा, लेकिन वो फाइनल अटैक होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में ईरान की बची हुई सैन्य ताकत, उसके नेता और उसके अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके बाद अमेरिका यह साबित करने की कोशिश करेगा कि इस जंग में ईरान की सारी लीडरशिप मारी जा चुकी है, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, हम जंग जीत गए हैं और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमने 20 साल पीछे भेज दिया है। और उसके बाद अमेरिका यहां से बाइज्जत बरी हो जाएगा। वहीं जंग के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय कुछ नए और एडवांस हथियार के इस्तेमाल करने पर भी विचार कर रहा है, जिसमें एक हथियार का नाम है डार्क ईगल। इसकी रेंज के बारे में अगर बात करें तो यह 3200 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों पर सटीक निशाना लगा सकती है। ईरान के बचे हुए बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट कर सकती है। इसके अलावा B-1B और B-2B बॉम्बर्स की इस इलाके में मौजूदगी बढ़ाई जा रही है, संख्या बढ़ाई जा रही है। ये विमान भारी मात्रा में हथियार ले जाने में सक्षम है और हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी कैरी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है अमेरिका बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। वो तो दिखावा है कि हम शांति की बात कर रहे हैं, हम डील की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान डील करने के लिए बेताब है, जबकि ईरान ऐसी किसी भी खबर को खारिज करता है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। They cannot be nuclear other than that, but they are
Their Navy's gone, their Air Force is gone. Every ounce of any form of equipment practically is gone. You know, their drone factories are about 82% down, and their missile factories are almost 90% down. And many of their missiles have been knocked out. They used some, but we knocked out more than they used. And it's pretty amazing what's happened. They want to make a deal, but despite the fact that we got to do something about Iran. They want to have a nuclear weapon. You can't let them have a nuclear weapon. And they cannot be nuclear. Other than that, but their Navy's gone, their Air Force is gone. Every ounce of any form of equipment practically is gone. You know, their drone factories are about 82% down, and their missile factories are almost 90% down. And many of their missiles have been knocked out. They used some, but we knocked out more than they used. And it's pretty amazing what's happened. They want to make a deal, but despite the fact that we got to do something about Iran. They want to have a nuclear weapon. You can't let them have a nuclear weapon. And डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को अगर आप सही मानते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से होर्मुज खुल जाना चाहिए था, ईरान में रिजीम चेंज हो जाना चाहिए था, तख्ता पलट हो जाना चाहिए था। अगर इतना ही कमजोर हो चुका है ईरान, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप नेवल ब्लॉकेड लगाकर क्यों बैठे हुए हैं? जाहिर सी बात है, अमेरिका जो चाहता था वो इस जंग में हासिल नहीं कर पाया, और अब वो एक ऐसे अटैक की तैयारी कर रहा है जिसमें ईरान में भयंकर तबाही हो जाए। और अटैक कभी भी हो सकता है कि अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तब हो जाए, आज देर रात हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए। हमने कहा था अमेरिका हमला करेगा, वो डील नहीं करेगा। पिछले दिनों के घटनाक्रम को देखें तो आपको याद होगा, पाकिस्तान में सीज फायर और समझौते पर बातचीत के लिए अमेरिका नहीं आया। तभी यह फिक्स हो गया था कि अब हमले पर बात होगी, और इसी स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है अमेरिका। कौन कौन से वो सेंसिटिव इलाके हैं ईरान में जहां पर अमेरिका हमला कर सकता है? अमेरिका जो प्लान तैयार किया है, उस प्लान के हिसाब से जो रक्षा जानकार बता रहे हैं, उसमें कहां कहां हमला हो सकता है। सबसे ज्यादा हॉट टारगेट पर है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहां B-2 बॉम्बर के इस्तेमाल से हमला किया जा सकता है। मिसाइलों के खेप जहां तैयार किए जा रहे हैं वहां पर भी अटैक होगा। खार्ग आइलैंड पर भी अटैक हो सकता है, क्योंकि खार्ग सबसे बड़ा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला द्वीप है ईरान का, और इन जगहों पर हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल से हमला हो सकता है। इसके अलावा जो ईरानी नेता अभी तक बच गए हैं, और साथ ही साथ IRGC के जो टॉप कमांडर्स हैं, वो सब इन मिसाइल्स के टारगेट पर रहेंगे। अमेरिकी सेना ने डोनाल्ड ट्रंप को यही प्लान ब्रीफ किया है। इस प्लान के मुताबिक ईरानी नेताओं में पेजेश्कियन, अरागची, गलीबाफ के साथ साथ मुस्तबा को फिर से निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि ईरान में ना तो रिजीम चेंज हुआ है और अमेरिका रिजीम चेंज चाहता है। होर्मुज स्ट्रेट आज भी बंद है, और इसलिए ईरान पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर नाकेबंदी बमबारी से बहुत ज्यादा प्रभावी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका की चिंताओं का समाधान नहीं करता है तो दबाव और बढ़ा जाएगा। इसी बीच अमेरिका की ओर से इजरायल में सैन्य उपकरणों की पूरी खेप भेजी गई, जो परिस्थितियों को संदिग्ध बनाती है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से बातचीत करने कहा कि अमेरिका पर भरोसा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि बातचीत के दौरान अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर 2 बार हमला किया, और आगे भी ऐसा हो सकता है। पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान हमेशा बातचीत और कूटनीति के जरिए मतभेद सुलझाने के पक्ष में रहा है, लेकिन अमेरिका की कार्रवाइयों ने विश्वास तोड़ दिया है, भरोसे को दफन कर दिया है, और दोनों तरफ से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। और ये होर्मुज का जो संकट है, ये अभी भी वैसे ही बना हुआ है। तो क्या ईरान पर सरप्राइज अटैक की तैयारी है? इसको कुछ पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। 2 बड़े अमेरिकी कार्गो जहाज इजरायल पहुंचे। अमेरिका ने इजरायल को सैन्य मदद भेजी है। 24 घंटे में करीब
6,500 टन हथियार और बारूद पहुंचाए गए। कई सैन्य उपकरण भी इजराइल पहुंचाए गए हैं। इसे बड़े लॉजिस्टिक ऑपरेशन का हिस्सा माना जा रहा है। एयर और ग्राउंड से दागे जाने वाले हथियार शामिल हैं। सैन्य ट्रक और एडवांस टैक्टिकल व्हीकल भी शामिल हैं। अब तक 1,15,000 टन से ज्यादा सैन्य सामान पहुंच चुका है। यह सामान 403 फ्लाइट और 10 जहाजों के जरिए पहुंचाए गए हैं। इजराइल को हथियार क्यों दे रहा है अमेरिका? एक वजह यह भी बताई जा रही है कि अगर अमेरिका यहां से वापस भी चला जाता है तो इजराइल इतना मजबूत रहे कि वो बीच बीच में ईरान पर अटैक करता रहे। इसलिए ईरान ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। ईरान को पता है कि हमला होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा, और इसके लिए ईरान की तैयारी पुख्ता है। वर्ल्ड नाउ में हमने आपको बताया था कि रूस और चीन किस तरह से प्लेन और जहाज की मदद से हथियारों की खेप पहुंचा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यहां जंग की जो शुरुआत है वो आने वाले दिनों में अमेरिका की तरफ से दोबारा शुरू होती है या फिर ईरान की तरफ से, या फिर एक बार फिर से इजराइल इस जंग को शुरू करता है। इस पर हमारी नजर रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने फोन पर बातचीत की है। कतर, तुर्की, मिस्र के विदेश मंत्रियों से बातचीत की गई है। यह है इस वक्त की बड़ी खबर जो इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार मिडिल ईस्ट के देशों से संपर्क में है ईरान। सऊदी, इराक और अजरबैजान से भी बात की है। जंग को खत्म करने को लेकर बातचीत हुई है। मिडिल ईस्ट की जंग कैसे खत्म हो, इस पर बातचीत हुई है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूएई ने 3 देशों की यात्रा पर बैन लगा दिया है। ईरान, लेबनान, इराक की यात्रा पर पाबंदी लगाई है। अमेरिका, ईरान में तनाव के बीच यह फैसला लिया गया है। अब यह खबर उस खबर पर मोहर लगाती है जिसमें मैंने आपको बताया कि अमेरिका एक बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है और इजराइल में 6,500 टन बारूद पहुंचाया गया है। तो कहां कहां ये बैन लगाया है यूएई ने? यूएई ने 3 देशों पर, ईरान, लेबनान और इराक की यात्रा पर पाबंदी लगाई है। यानी ये तीनों हॉट स्पॉट हैं जहां पर बड़े हमले की तैयारी चल रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने बड़बोलेपन, झूठ और विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं। लेकिन कहते हैं कभी कभी आपको शेर पर सवा शेर मिल जाता है। ट्रंप कब क्या बोलेंगे किसी को नहीं पता, लेकिन ट्रंप दुनिया के किसी भी नेता की बेइज्जती करने से पीछे नहीं हटते। डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल 2017 से 2021 और 2025 से 47वें राष्ट्रपति के रूप में कई वैश्विक नेताओं, सहयोगियों के साथ झड़प, तीखी बहस, अपमानजनक टिप्पणी, विवादित बयान और अपने विवादित व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। ये तो आपको याद होगा, चाहे वो जेलेंस्की हो या फिर विश्व के कई नेता, सबकी वो व्हाइट हाउस बुलाकर भी बेइज्जती कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक किस किस का अपमान किया ये भी देख लीजिए। लेकिन इस बार पाला पड़ा किंग चार्ल्स से। किंग चार्ल्स ने उनको धोबी पछाड़ दिया वहीं पर जब वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक फंक्शन में मौजूद थे। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे चारों खाने चित हो गए डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया वो जरा नजर डाल लीजिए। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आलोचना की। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को बुलाकर सरेआम जलील किया व्हाइट हाउस में। अफ्रीकी देशों के 5 नेताओं का अपमान किया। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पर तीखी टिप्पणी की। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का मजाक उड़ाया। यूके की पूर्व पीएम थेरेसा की आलोचना की। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को गड़बड़ बताया। यह तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। अब यह भी देख लीजिए कि इन नेताओं को लेकर क्या कहा गया। जॉर्जिया मेलोनी ट्रंप ने सीधे व्यक्तिगत हमला किया, लेकिन यूरोप की लीडरशिप को कमजोर और अमेरिका पर निर्भर बताया, जिसमें इटली भी शामिल माना गया। वोलोदिमीर जेलेंस्की, ट्रंप ने कई बार जेलेंस्की को डील करने वाला नेता कहा और इशारा किया कि यूक्रेन अमेरिका की मदद पर बहुत हद तक निर्भर है। कुछ मौकों पर उनकी क्षमता पर भी सवाल उठाए, यहां तक कि व्हाइट हाउस में बुलाकर बेइज्जत भी किया। ट्रंप ने मैक्रों का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि फ्रांस को सुरक्षा अमेरिका देता है और नेटो में फ्रांस की भूमिका पर भी कटाक्ष किया। इसके अलावा मैक्रों को लेकर यह भी कहा था कि वो अपनी बीवी से डरते हैं। एक पर्सनल कमेंट था। इसके अलावा भी बीते महीने मार्च 2026 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस
मोहम्मद बिन सलमान के बारे में विवादास्पद बयान दिया, जिसने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी समर्थित निवेश मंच फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव पर बयान देते हुए प्रिंस सलमान का मजाक उड़ाया। कहा कि उन्होंने नहीं सोचा था कि प्रिंस को उनकी चापलूसी करनी पड़ेगी। इसके अलावा विवादित शब्द का भी इस्तेमाल किया, जो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं बता सकते। ट्रंप बोलते बोलते अपनी हदें पार कर जाते हैं, लेकिन इस बार पाला पड़ा किंग चार्ल्स तृतीय से। हुआ क्या, मैं आपको वो बताता हूं। हाल ही में अमेरिका गए किंग चार्ल्स तृतीय ने व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर एक बहुत तेज तर्रार कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश ना होते तो आज अमेरिकी फ्रेंच बोल रहे होते। ऐसा क्यों कहा, इतिहास में क्या लिखा है, वो बताऊंगा आपको, लेकिन पहले ये वायरल वीडियो देखिए। Equally at home with a glance at a map. Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. Equally at home with a glance at a map. Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. इससे पहले जनवरी में दावोस समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों और उनके सहयोग को लेकर बयान दिया था। ट्रंप ने कहा था, दूसरे विश्व युद्ध में अगर अमेरिका ने बड़ी भूमिका न निभाई होती तो आज यूरोप का नक्शा और वहां की भाषा दोनों अलग होते। उनके मुताबिक उस समय जर्मनी और जापान काफी ताकतवर थे और उन्हें रोका नहीं जाता तो वो कई देशों पर कब्जा कर लेते। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका मदद के लिए नहीं आता तो आज आप लोग जर्मन और थोड़ी थोड़ी जापानीज बोल रहे होते। इस बयान के जरिए ट्रंप इस जगह यह बताना चाहते थे कि अमेरिका ने युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी और यूरोप की आजादी को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया था, लेकिन आज वही यूरोप होर्मुज के मामले में, ईरान के मामले में पीछे हट रहा है। साथ ही वो ये भी संकेत दे रहे थे कि आज भी यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर है। हालांकि बात अगर ट्रंप की करें तो जुबान पर लगाम नहीं और तेवरों में कोई नरमी नहीं। दुनिया के सबसे ताकतवर और विवादित नेता डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ फैसले नहीं बल्कि अपने शब्दों से विश्व नेताओं को क्लीन बोल्ड करने का हुनर भी रखते हैं। ट्रंप का बड़बोलापन इस बार सुर्खियों में आया जब उनका अपमानजनक अंदाज किसी मित्र देश को नहीं बख्शा और ना ही किसी बड़े नेता को। किसी को सेल्समैन बताया तो कहीं किसी पर और कटाक्ष किया। चलिए, वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए वर्ल्ड नाउ के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।